Semiconductors. Semiconductors, the substances are of three type. अगर कंडक्टिविटी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कंडक्टिविटी को लेकर के, तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर्स की और कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। इंसुलेटर्स के बारे में जानते हैं। इंसुलेटर आर दोर सबस्टेंसेस जिनके अंदर की कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का नहीं चल सकती। कंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली चल सकती। देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर और उन्हीं के कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती। अगर इसकी रेसिस्टिविटी देखें तो बिल्कुल इसका उल्टा, कि कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे कम है और इसलिए उसमें करंट बड़ी इजीली बहती है। इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है और उसके अंदर करंट नहीं बह पाती। सेमीकंडक्टर्स आर इन बिटवीन द टू। इसकी रेसिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में होती है। अब इनको जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, हमको इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर इस पढ़ना है। वास्तव में सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिसके कारण करंट बह सके, लेकिन रूम टेम्परेचर पर या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और इसलिए कुछ करंट प्रवाहित हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रवाहित नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि सेमीकंडक्टर्स वो सबस्टेंसेस हैं कि जो सामान्यतः निम्न ताप पर तो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो दे बिहेव लाइक टू सम एक्सटेंट लाइक कंडक्टर्स। हम इसको इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स को बैंड थ्योरी के आधार पर भी समझ सकते हैं। एक्चुअली जितने भी एटम्स होते हैं उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिफाइंड हैं। सभी एनर्जी लेवल से एक दूसरे से अलग अलग लाइन के रूप में हम दिखाते हैं। लेकिन जब एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए सब्सटेंस टू ए सॉलिड, तो उनके एटम्स जब एक जगह आ जाते हैं तो जो नीचे की एनर्जी लेवल्स हैं, इनर एनर्जी लेवल्स, उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी लेवल्स होती हैं उनमें चेंज हो जाता है। उनके अंदर जो चेंज हो जाता है उसके कारण से दो बैंड बन जाते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एनर्जी लेवल्स हैं वो मुख्य रूप से बदल जाती हैं। एक बैंड तो वो बन जाता है जिसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स सभी रहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहते हैं। और एक दूसरा बैंड वो बन जाता है जो एम्प्टी बैंड होता है, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इन दोनों बैंडों के बीच में खाली स्थान रहता है। दिस इज नोन एज एनर्जी गैप। दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा वही करंट के चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो बैलेंस बैंड में रहेगा वो इसमें बंधा रहेगा। वो तभी गति कर सकता है जब इतनी एनर्जी मिले, एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी मिलेगी तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और तभी वो इस लायक होगा कि उसका प्रवाह हो सके, वो गति कर सके। जो सामान्य सबस्टेंसेस हैं उनकी ये रचना है बैंड थ्योरी के आधार पर, कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है वो सभी, जब पदार्थ बनता है अकेले रहेगा तब तो लाइन ही रहेगी, लेकिन जब वो सारे पदार्थ मिल करके और किसी क्रिस्टल की, किसी ठोस की रचना करते हैं तो लाखों, करोड़ों, अरबों जब एटम इकट्ठे होते हैं
तो उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सभी सेपरेट होती हैं, वो स्प्लिट हो जाती हैं और इतनी नज़दीक हो जाती हैं वो लाखों करोड़ों लाइंस कि वो बैंड के फॉर्म में आ जाती हैं, और जो बैंड बनता है उसके बीच में खाली जगह रह जाती है। इस प्रकार से दो बैंड बन जाते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड थ्योरी वी कैन डिफाइन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सो फार एज कंडक्टर्स इज कंसर्न, कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे पर ये ओवरलैप रहते हैं, इनके बीच में देयर इज नो एनर्जी गैप। जब एनर्जी गैप नहीं है तो जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर कंडक्टर के सिरों के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, वो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और करंट बहने लगेगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे प्रवाहित होने के लिए, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी गैप। तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में बड़ी इजीली आ जा सकते हैं अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए। इसके अंदर सिल्वर है, चांदी है और सोना है और एल्युमिनियम है, कॉपर है, बहुत सारे पदार्थ हैं जो कंडक्टर्स हैं। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये तो एलिमेंट्स हैं, या इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, गैलियम आर्सेनाइड है और कैडमियम सल्फाइड है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी तरह एंथ्रासीन है, ये सभी का व्यवहार सेमीकंडक्टर की तरह रहता है। सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड में वही स्थिति रहती है कि अगर 0 डिग्री केल्विन पर देखें तो बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड बट कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ये 0 पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री के पर ये फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, empty, there is no electron in the conduction band, और इसीलिए इसमें करंट नहीं बहती, इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, क्योंकि करंट को चलने के लिए उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, दैट इज एम्प्टी, द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बैलेंस बैंड। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है उसमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जो एनर्जी गैप है दैट इज वेरी स्मॉल, द एनर्जी गैप इज स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है, और इसीलिए बड़ी इजीली बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एम्प्टी जो हमारा कंडक्शन बैंड है उसमें जा सकता है। जर्मेनियम को अगर ले तो जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है इसका एनर्जी गैप, सिलिकॉन के लिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बहुत थोड़ा, यानी थर्मल एजिटेशन से ही ये यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए एट रूम टेम्परेचर तो थर्मल एजिटेशन जो एनर्जी मिलेगी उसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में आने से, यानी वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, बट दे विल लीव द प्लेस वैकेंट हियर इन बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में जो जगह खाली छोड़ देंगे, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पर खाली जगह छोड़ गया, दिस वैकेंट प्लेस इज नोन एज होल। इन द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर दिस वैकेंट प्लेस इज नोन एज होल इन बैलेंस बैंड। ध्यान रहे, जो होल रहता है वो बैलेंस बैंड में रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस बैंड से ही कंडक्शन बैंड में जाता है। तो जब भी ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में जगह को खाली छोड़ करके और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और दैट एम्प्टी प्लेस, दैट वैकेंट प्लेस इन द बैलेंस बैंड इज नोन एज होल। होल के बन जाने से, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से, ये जो होल रहता है ये उस तरह का व्यवहार करता है जैसे यहाँ पर ये एक पार्टिकल छोड़ के गया है, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड देयरफॉर दिस होल बिकम्स पॉजिटिव
दिस इज निगेटिव। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से बैलेंस बैंड से जाता है तो वहाँ पर जो खाली जगह छोड़ता है दैट बिकम्स होल एंड होल बिहेव्स एज ए पार्टिकल इन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में होल भी एक पार्टिकल की तरह से व्यवहार करता है। अब आइए इंसुलेटर्स, तो ये इट इज़ क्लियर कि इंसुलेटर निश्चित रूप से उसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा। तो फॉर इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहता है और इसलिए इजीली द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रीच टू द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन केवल थर्मल एजिटेशन से नहीं पहुंच सकते, बहुत अधिक ऊर्जा हो तभी हो सकता है। और इसीलिए जो इंसुलेटर्स हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जो डायमंड है उसका एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वेरी हाई एनर्जी गैप। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दी बैंड थ्योरी हाउ वी डिफाइन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो सेमीकंडक्टर्स को हमको स्टडी करनी है, नाउ वी नो दैट सेमीकंडक्टर्स आर द क्रिस्टल्स formed by joining the atoms by covalent bond। जो क्रिस्टल बनता है उसके अंदर जो एटम्स रहते हैं सेमीकंडक्टर के, वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना करके और उसकी रचना करते हैं, किसी भी क्रिस्टल को बनाते हैं, चाहे जर्मेनियम ले चाहे सिलिकॉन ले। फॉर एग्जांपल जो जर्मेनियम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस के 2 और पी के 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम भी रहते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं तो अगर हम 2 डायमेंशनल इसका डायग्राम बनाएं तो अपने चारों तरफ 4 जर्मेनियम के एटम्स को वो कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जोड़ करके और एक रचना बन जाएगी। हम उसको बना करके इसको देखते हैं किस प्रकार से सेमीकंडक्टर काम करता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, ये जर्मेनियम के क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग है जिसके अंदर कुल ये 9 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। 2 डायमेंशनल बनाया इसको जिससे कि दिखाई दे, यद्यपि वो जो क्रिस्टल है वो 3 डायमेंशन में रहता है, लेकिन उसके 2 डायमेंशनल भाग को हम देख रहे हैं जिससे कि इसके कोवैलेंट बॉन्ड दिखाई पड़े। ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड से जो एटम्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन फ्री। हर इसके एटम्स के वाहतम जो ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस जर्मेनियम के 1 2 3 4, इसी तरह इसके भी 4, इसी तरह इसके भी 4, सभी के 4 हैं और सभी अगले एटम से जुड़े हुए हैं, यानी देयर इज नो इलेक्ट्रॉन फ्री। दिस बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। तो इस प्रकार का जो प्योर क्रिस्टल रहता है सेमीकंडक्टर, दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लोअर टेम्परेचर पर यानी 0 केल्विन पर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है। तो 0 पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, सपोज रूम टेम्परेचर आ गया, तो
थर्मल एजिटेशन के कारण कोई ना कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है, और जब कोई ना कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा तो द इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री। इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाएगा, वो जगह भी खाली हो जाएगी। इस तरह से दो पार्टिकल्स हमको यहाँ मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा, और उसके हट जाने से खाली जगह मिलेगी, ये वैकेंसी प्राप्त होगी, जिसे हम होल कहते हैं। होल भी एक कण की तरह व्यवहार करता है, वो पॉजिटिवली चार्ज की तरह, और ये अपोजिट गति करता है। तो ये रूम टेम्परेचर थर्मल एजिटेशन के कारण कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। मान लिया कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, सपोज कर लीजिए ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। दिस इज द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द होल। एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, और वो करंट के फ्लो के लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं। जितनी संख्या होल की होगी उतनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल पैदा होंगे। इसलिए NH = NE यही बराबर है इंटेंसिक चार्ज कैरियर के। यानी इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट को फ्लो करने के लिए जिम्मेदार पार्टिकल है, चार्ज कैरियर है, वो Ne और NH, होल का नंबर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी बराबर होती है, और इसे हम इंटेंसिक चार्ज कैरियर कहते हैं। अब इस तरह से अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गया, ये खाली हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, होल यहाँ आ जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, होल आगे चला जाएगा। इस प्रकार से द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन एंड द होल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट होने लगता है। ये तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और इसमें ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी भी नहीं रहती, तो ये ज़्यादा यूजफुल तो नहीं रहा हमारे लिए। इसीलिए हम एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं। इसके अंदर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और उस इम्प्योरिटी के मिलाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर बहुत उपयोगी नहीं है। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स का उपयोग करते हैं। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज आर एडेड। जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनके ऐड करने की विशेष प्रक्रिया है, विशेष प्रोसेस से वो ऐड की जाती हैं। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डोपिंग। डोपिंग की प्रोसेस से, जिसमें उसमें डिफ्यूज़ कर दिया जाता है जो शुद्ध हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें एक तरफ की इम्प्योरिटी और दूसरी तरफ जो भी इम्प्योरिटी है उसके अंदर वो डिफ्यूज़ कर दी जाती है, और उससे वो डोपिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो डोपिंग करने दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो दो तरह की इम्प्योरिटीज़ को मिलाने पर हमें दो तरह के एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स प्राप्त होते हैं। तो दीज सेमीकंडक्टर्स आर अप टू टाइप, N टाइप और P टाइप। नाउ लेट अस सी व्हाट इज N टाइप सेमीकंडक्टर. In N type semiconductor we write pentavalent impurity because pure semiconductor is tetravalent,
Therefore, the impurity is added is either pentavalent or trivalent. Now, pentavalent impurity is added. पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज में आर्सेनिक है, फास्फोरस है, एंटीमनी और बिस्मथ में से कुछ भी जोड़ें तो इसमें किसी एक जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर का एटम है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह वो इम्प्योरिटी का एटम आ जाएगा। हमने मान लिया ये फास्फोरस का आ गया। बहुत ही यानी इन 10 to the power 6 atoms or 8 atoms in one atom is added। तो इसलिए इतनी कम इम्प्योरिटी रहती है कि कोई एक एटम की जगह पर जो इम्प्योरिटी का एटम आ गया। दिस इज द इम्प्योरिटी एटम। वी नो दैट आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ इज पेंटावैलेंट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। द 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्फोरस का सपोज कर लीजिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के हैं। दे फॉर्म्ड ए कोवैलेंट बॉन्ड, बट द 5th एटम इज लूजली बाउंड टू द दिस पैटर्न एटम। इससे लूजली बाउंड, क्योंकि अब उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जगह नहीं मिली तो ये इसका ये एटम फ्री है। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री, वेरी लूजली बाउंड टू इट्स पैटर्न एटम, और इसीलिए ये हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इससे n बिकॉज the electron is free or electron is negatively charged particle, and therefore this type of semiconductor known as n type of semiconductor. n type semiconductor doesn't mean कि this is negatively charged semiconductor। ये negatively charged semiconductor negatively charged नहीं है, बल्कि इसके अंदर का जो फ्री पार्टिकल है, जो चार्ज कैरियर है, वो नेगेटिवली चार्ज है, और इसलिए इस पूरे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर। n टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स ए सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं। अब इस तरह से लाखों करोड़ों की संख्या में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी and therefore these electrons are known as majority carrier। These are known as majority carrier। तो in n type semiconductor the majority carrier is electron। Due to thermal agitation, some covalent bonds are broken somewhere in the crystal, and therefore when covalent bond is broken, electron on one hole is liberated। इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही हैं यानी मेजॉरिटी कैरियर के रूप में, लेकिन कुछ थोड़े बहुत होल्स भी इसमें पैदा हो जाते हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ होल्स इज वेरी स्मॉल and therefore they are known as minority carriers। These are minority carriers। Hole तो these are minority carrier। तो ये जो हमारा n सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी कैरियर इज होल। ये n टाइप सेमीकंडक्टर में जो इसके अंदर कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन है, ये इसने दिया है।
जो इम्प्योरिटी ऐड हुई है उसने दिया है, और इसीलिए इम्प्योरिटी इज नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। हियर द इम्प्योरिटी इज डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट इसी ने किया है। इम्प्योरिटी इज डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स ने चार्ज कैरियर के रूप में दिया है उसने इसी ने दिया है, इसी का है ये इलेक्ट्रॉन फिर इसमें घूम रहा है। तो ये तो हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड। फॉर एग्जाम्पल गैलियम, इंडियम, बोरॉन, अल्युमिनियम आर एडेड। अब जब ये इसमें से कोई भी इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी तो जो पेंटावैलेंट है ये इम्प्योरिटी खत्म हो गई। इसकी जगह मान लीजिए हमने कुछ भी रख दिया, गैलियम है, इंडियम है, बोरान है या एल्युमिनियम है, या ट्राइवैलेंट है। तो ट्राइवैलेंट में 3 तो इसके कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन इसका एक कोवैलेंट बॉन्ड इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज इनकम्प्लीट। जब ये इनकम्प्लीट है कोवैलेंट बॉन्ड तो इसके अंदर ये होल बचा हुआ है, होल, और ये जो हमारा जर्मेनियम के कोवैलेंट बॉन्ड है इससे कोई इलेक्ट्रॉन इसको पूरा करेगा। इसका मतलब इसमें जो अल्युमिनियम इम्प्योरिटी है ये दे नहीं रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन इस कोवैलेंट बॉन्ड को पूरा करने के लिए चाहिए, ये एक्सेप्टर है। तो इम्प्योरिटी इज एक्सेप्टर हियर ट्राइवैलेंट में, और ये इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो होल्स, बहुत सारे इसके अंदर होल्स पैदा हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए बाकी रह जाते हैं। पी टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर है वो होल है, और होल को पॉजिटिव पार्टिकल के तरह से हम समझते हैं, वह उसको जो भी मानी प्रयोग करते हैं तो उसको पॉजिटिव पार्टिकल मान के प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल है इसलिए इस प्रकार का जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड, दैट इज नॉट पॉजिटिव, बट द चार्ज कैरियर which is in majority that is positively charged, and therefore this is p-type semiconductor. अब sometimes covalent bonds are broken and holes and electrons are created. This is the electron and this is the hole. तो जो थर्मल एजिटेशन के कारण से इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ पैदा हो जाते हैं। दो मेजॉरिटी कैरियर इज होल, बट द वेरी स्मॉल क्वांटिटी या वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो प्रेजेंट ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, और इसीलिए इसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, वो मेजॉरिटी कैरियर इज होल। तो इस प्रकार से दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर in which the charge carrier is negative electrons, and p type semiconductor in which the charge carrier, majority charge carrier is whole. NP जंक्शन हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स हैं, N और P। दोनों प्रकार के सेमीकंडक्टर से एक बेकार विशेष मैकेनिक द्वारा आपस में जोड़ दिए जाएं, एक क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं तो एक संधि बन जाती है जिसे हम एनपी संधि या एनपी जंक्शन या एनपी या जंक्शन डायोड कहते हैं।
जंक्शन डायोड भी उसे कहते हैं और एनपी जंक्शन भी कहते हैं। अब ये बनाने का तरीका तो ये है कि प्योर अगर सेमी कंडक्टर ले लिया जाए, एक जगह ट्राई वैलेंट को डिफ्यूज़ किया जाए और एक जगह पेंटावैलेंट को डिफ्यूज़ कर दिया जाए तो ये अपने आप ये बन जाएगा जंक्शन। लेकिन किसी भी विधि से बने, हमको केवल इसका यहाँ मैकेनिज्म पढ़ना है। जब ये जंक्शन बन जाता है तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पी पार्ट है, एक तरफ एन पार्ट है, और दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें कांटेक्ट होने के बाद, चूँकि इसकी मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे डिफ्यूज टू द जंक्शन, इस जंक्शन की तरफ आते हैं। और जब ये जंक्शन की तरफ आते हैं, क्योंकि इनकी यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा, इनकी डेंसिटी ज़्यादा, डिफ्यूज़न होता है, और उस डिफ्यूज़न के कारण जो होल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो दे कंबाइन विद देयर काउंटर पार्ट। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, और जो होल और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, और इसीलिए ये बीच का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है कि देयर इज़ नेदर होल्स नार इलेक्ट्रॉन्स। ये एक ऐसा है जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज पार्टिकल नहीं रहा, क्योंकि जो होल्स थे वो इलेक्ट्रॉन संयोग कर लिए, एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन नो होल। दिस लेयर और दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। दिस इज वेरी थिन, 10⁻⁻6 मीटर इसकी जो विड्थ है। तो इससे इतने थिक एरिया में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। जब यहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं है, यहाँ का जो होल्स था और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो एक दूसरे से संयुक्त हो गए, ख़त्म हो गए। तो जब यहाँ का होल ख़त्म हो जाएगा तो हमें जानते हैं कि यहाँ पर जो ये पी सेमीकंडक्टर है, और पी सेमीकंडक्टर का होल ख़त्म होने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज हो गया, तो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो था एल सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन इधर को जंक्शन को पार कर गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एंड दिस सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो सरफेस पहले होल थे, इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण वहाँ होल ख़त्म हो गए, वहाँ पर निगेटिवली चार्ज हो गया, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसलिए ये एन सेमीकंडक्टर का ये वाला भाग नियर टू द जंक्शन बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। दीज टू लेयर्स बिकम पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड, and therefore in this depletion layer there is a intrinsic electrical field। इसके बीच में एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाती है, EI इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में पैदा हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। इसके कारण इसके दोनों सरफेसेस के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर हो जाता है। एक जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, विच जो ये पोटेंशियल बैरियर है उसके कारण जो पॉजिटिव होल है कैन नॉट पास दिस जंक्शन, एंड neither this electron can pass this junction because this is a negatively charged surface. This repels the electrons. This is a positively charged junction. This repels the hole, and therefore no further diffusion of electrons on holes. और इस तरह का एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। इस पीएन जंक्शन में जो ये पोटेंशियल बैरियर है, इसके अलग अलग एनपी संधियों के लिए अलग अलग इसका मान रहता है। फॉर जर्मेनियम क्रिस्टल इट इज़ 0.3 वोल्ट, फॉर सिलिकॉन इट इज़ 0.7 वोल्ट। अब ये जो एनपी जंक्शन है, ये तो इसका मैकेनिज्म है कैसे ये बना, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ये सिंबल है। एक तरफ है दिस इज थिक, एक तरफ है थिन है, दिस इज एन और दिस इज पी। ना भी लिखा हो तो हम जान जाएंगे कि ये पी है और ये एन है। दिस इज मेजॉरिटी कैरियर्स होल, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो हमारा पीएन जंक्शन है या पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम बाहर से बैटरी कैसे जोड़ते हैं, इसको पावर कैसे देते हैं। पावर देने के दो तरीके हैं, जिसे हम बायसिंग कहते हैं। बायसिंग मीन्स टू कनेक्ट द पावर टू द एनपी जंक्शंस। वन इज फॉरवर्ड बायस,
other is reverse bias. In forward bias, the plus of the battery is connected to P of the semiconductor. जब P से पॉजिटिव बैटरी का प्लस सिरा जोड़ दिया जाए तो दैट इज फॉरवर्ड बायस, यानी फॉरवर्ड बायस में बैटरी का प्लस हमेशा P से जुड़ेगा. इन रिवर्स बायस अपोजिट टू दिस, दैट इज पॉजिटिव ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू N सेमीकंडक्टर, दैट इज नोन एज रिवर्स बायस. अब फॉरवर्ड बायस में क्या व्यवहार रहता है और रिवर्स बायस में किस तरह का करंट बहती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है, लेट अस सी. दिस इज PN जंक्शन, दिस इज फॉरवर्ड बायस. बैटरी लगाई, ये हमने बैटरी के वोल्टेज को चेंज करने के लिए पोटेंशियोमीटर लगाया. मिली एम्पियर फॉर टू मेजर द करंट, दिस इज वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट्स. अब जब तक जो हमने बैटरी का वोल्टेज लगाया है वो यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है उससे जब तक कम रहेगा, देयर इज नो करंट, द करंट इज नेग्लिजिबल, करंट इज वेरी स्मॉल. क्यों? क्योंकि जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट क्रॉसिंग दिस जंक्शन, बट एज दिस पोटेंशियल, external potential, applied potential are biasing equals to 0.3 for germanium or 0.7 for silicon, which is known as knee voltage. इसको हम नी वोल्टेज कहते हैं. जैसे इस नी वोल्टेज के पास पहुंचता है, द करंट अब्रप्टली इंक्रीजेस, वेरी रेपिडली इंक्रीजेस, करंट बहुत तेजी से बढ़ती है. जैसे नी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा वो वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ पर इनके चालन को रोक रहा था, फॉर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जिसके कारण से रुके हुए थे, वो वोल्टेज के कारण से नहीं पास हो पा रहे थे. लेकिन जैसे ही उस नी वोल्टेज यानी पोटेंशियल बैरियर, नी वोल्टेज इज इक्वल टू दैट पोटेंशियल बैरियर, नी वोल्टेज इज दैट वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट इन द जंक्शन इंक्रीजेस रेपिडली. तो ये वेरी रेपिडली करंट इसमें इंक्रीज हो जाती है. दिस इज द बिहेवियर ऑफ फॉरवर्ड बायस. इट मीन्स दैट इन फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोज वेरी रेपिडली, यानी द करंट इज वेरी हाई. वी कैन से दैट इन फॉरवर्ड बायस द रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन इज वेरी स्मॉल. इफ इट इज आइडियल वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस इज negligible, that is zero. Though that is not zero, but for ideal junction diode we can say that this is zero or negligible for forward bias. तो फॉरवर्ड बायस का तो ये हो गया किस प्रकार से फॉरवर्ड बायस में ये व्यवहार करता है. नाउ लेट अस सी फॉर रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में the N is connected to positive and P is connected to negative. तो जब ये उल्टा जुड़ेगा तो because this is positive, this will attract the electrons, this is negative, this will electron the holes, and due to the attraction these holes and the electrons will not go towards the junction, they will be repelled from the junction. You can say that the potential barrier will increase for them, but there are minority carriers, there are holes and electrons. These are the minority carriers. The minority carriers will, this is positive, therefore this will apply the force on the hole will move in this direction, the electrons will move in this direction, and therefore opposite to the electron or say in the direction of the holes the current flows. A very small current flows because these are minority carriers. Due to the minority carrier a very small current flows in the opposite direction. This is a current due to minority carrier. Current due to minority carrier.
current due to magnetic carrier, and this up to this voltage VB. But at a particular voltage, reverse voltage, the current abruptly increases in reverse direction, because when the voltage increases, the speed of these electrons and holes increases, they collide with the atoms and covalent bond is broken. Number of holes and electrons are released. They also release the number of electrons and holes, and the current abruptly increases to very high. So this is very high current. This may damage the junction. Therefore, we do not use the diode in reverse bias beyond this voltage. This voltage is known as breakdown voltage. Breakdown voltage. This is breakdown voltage. So this is the reverse bias. तो रिवर्स बायस में हम कह सकते हैं कि द करंट इज वेरी स्मॉल, दैट इज द करंट इज नेग्लिजिबल इन अपोजिट डायरेक्शन, और यू कैन से द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज वेरी हाई. तो वन थिंग इज क्लियर दैट इन फॉरवर्ड बायस द करंट फ्लोज इन द डायोड, but in opposite direction the current does not flow. So we can say that in NP junction or junction diode, the current flows only in one direction when the biasing is forward. When it is reverse bias, no current flows. When this is forward bias, the current flows. अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का ये मतलब हुआ कि P को पॉजिटिव और N को निगेटिव से जोड़ा जाए. लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दिस इज डायोड, दिस इज डायोड, दिस वोल्टेज इज 10 volt and this is 5 volt. Both are positive, but this is forward bias because P is at higher voltage or N is at lower voltage. This is forward bias. If this is minus 5 volt and this is minus 7 volt, this is also forward bias. This is higher than this. ये वोल्टेज इससे बड़ा है इसलिए फॉरवर्ड बायस है. दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज आल्सो फॉरवर्ड बायस. दिस इज 2 and this is 0.1. This is forward bias, but this is a reverse bias. This is 10 volt and this is 11 volt. This is reverse bias. This is minus 5 and this is minus 2. This is minus 5, this is minus 2, yes, sorry, इसको हाई वोल्ट पर हो रिवर्स बायस में दिस इज minus 5 बाय दिस इज minus 2. This is reverse bias. It is higher voltage, this is lower voltage. So this is reverse bias and this is forward bias. Now these are the forward and reverse bias characteristic of the NP junction or junction diode. Junction diode is used as a rectifier. Rectifier means to change the AC into DC. Convert AC into DC is known as rectification.
तो दिस इज यूज एज रेक्टिफायर एंड दिस प्रॉपर्टी, thus in forward bias the current flows in the diode, in reverse bias current does not flow in the diode. This property, this characteristic is used in rectifier. So let us see about rectifier. Junction diode as rectifier. Rectifier to convert AC into DC. To convert AC into DC, उससे हम रेक्टिफायर कहते हैं। जो हमारा जंक्शन डायोड है वो AC को DC में बदलने का काम करता है। ये दो तरह से हम प्रयोग करते हैं। एक तो है जिससे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जितने वोल्टेज को हमको रेक्टिफाई करना है, डीसी बनानी है, ट्रांसफार्मर लगा के हमने हाई वोल्ट को कम वोल्टेज में कर दिया। मान लिया हमको 9 वोल्ट को डीसी बनानी, 6 वोल्ट को बनानी, तो हमने ट्रांसफार्मर से उतने वोल्ट पर कर दिया। यहाँ भी एसी है और यहाँ भी एसी है, ये भी एसी है और ये भी एसी है। ये हाई वोल्ट एसी है, ये लो वोल्ट एसी है। यहाँ पर हमने डायोड लगाया। जब ये एसी में कभी तो इधर पॉजिटिव होगा, कभी इधर पॉजिटिव होगा। जब इसमें S1 पॉजिटिव होगा, S1 जब पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड, और इसलिए कंडक्ट करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगी और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, हमको आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज द आउटपुट। जब S1 पॉजिटिव है उसके लिए करंट बहेगी और हमको यहाँ पर करंट मिलेगी। अगले नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए दिस बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि इधर को करंट बहती, ये नेगेटिव हो जाता है, यह पॉजिटिव हो जाता है, और डायोड बिकम्स रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट नहीं बहती और देयर इज नो करंट फ्लो, एंड देयरफॉर इज फॉरवर्ड बायस वी गेट आउटपुट, in reverse bias we do not get output, again is forward bias we get output। तो इसमें हम केवल हाफ वेव का ही प्राप्त करते हैं। हाफ वेव की ही हमको यूनिडायरेक्शनल करंट मिलती है, कंटिन्यूस नहीं मिलती। यहाँ नहीं मिलेगी, फिर बीच में नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी, तो लगातार नहीं मिलती, लेकिन यूनिडायरेक्शनल रहती है, डीसी रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, पल्सेट करती रहती है। लेकिन इसमें केवल हाफ वेव ही मिलती है, इसीलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। दिस रेक्टिफायर इज नॉट ऑफ ग्रेट यूज, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा आउटपुट है और ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट AC है इन द फॉर्म ऑफ AC, दिस इज इनपुट हियर, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये RL इसके सिरों के बीच हमको यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो ये आउटपुट है और यहाँ पर ये यहाँ इनपुट है। तो इस प्रकार से इनपुट AC हमको DC में बदल जाती। ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हमें जो यूज़ है वो फुल वेव रेक्टिफायर का है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में पूरी की पूरी AC DC में कन्वर्ट हो जाती। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वी यूज़ एटलीस्ट 2 डायोड्स। वैसे तो 4 डायोड लेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाते हैं, लेकिन मिनिमम 2 रेक्टिफायर से हमारा ये 2 डायोड से हमारा ये रेक्टिफायर बन जाएगा। इसमें भी हमने ट्रांसफार्मर लगाया, लेकिन इसमें बराबर नंबर ऑफ टर्न्स की 2 कॉइल्स का इस्तेमाल हमने किया। 2 कॉइल्स का इस्तेमाल किया। एक कॉइल में D1 डायोड जोड़ा, नीचे वाले में D2 जोड़ा, और बीच में हमने कॉमन वायर जोड़ दिया, जहाँ पर हमने RL रेजिस्टेंस आउटपुट लेने के लिए जोड़ दिया। अब हम जानते हैं कि यहाँ AC है, इनपुट AC, और यहाँ भी AC है, और ये हमारा आउटपुट है। ये इनपुट है, यहाँ भी इनपुट है। ये जिस समय यहाँ पर
जिस समय ये S1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये AC है तो एक बार ये पॉजिटिव होगा, एक बार ये पॉजिटिव होगा, तो ये तो कॉमन है। इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होगा, एक बार इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा S1, तो D1 विल फॉरवर्ड बायस, D1 विल कंडक्ट। तो यहाँ पर S1 पॉजिटिव है, अगर S1 पॉजिटिव तो D1 फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट, और हमको D1 से ये करंट मिल जाएगी, इस दिशा में बहेगी। इधर से होता हुआ सर्किट है, इसलिए इस दिशा में करंट बहेगी। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये यहाँ पर हमको वोल्टेज मिलेगा ड्यू टू D1। अगेन इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल करंट चेंज करेगी अपनी दिशा। S2 विल बिकम पॉजिटिव एंड S1 विल बिकम नेगेटिव। तो S2 पॉजिटिव, S1 नेगेटिव, S1 नेगेटिव हो जाएगा तो D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, बट D2 विल कंडक्ट। D2 कंडक्ट करेगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब ये आपका S2 जब पॉजिटिव हो गया तो D2 विल कंडक्ट, क्योंकि D2 फॉरवर्ड बायस है। इधर से करंट बहेगी और देख रहे हैं फिर उसी दिशा में जा रही है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इन द सेम डायरेक्शन। तो D1 D2 D1 D2 अल्टरनेट कंडक्ट करते हैं। हाफ साइकिल को ये कंडक्ट करेगा, हाफ साइकिल को ये कंडक्ट करेगा, और इस प्रकार दोनों बारी बारी से कंडक्ट करके एक ही दिशा में हमको DC मिलती है। बट वी नो दैट दिस आउटपुट DC इज नॉट प्योर DC, दिस इज पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग एक कंपन कर रही है, पल्सेटिंग आउटपुट DC, एंड दिस इज इनपुट AC। ये इनपुट AC है, ये पल्सेटिंग आउटपुट DC है। हम अगर इसमें फिल्टर कर देंगे तो फिल्टर करने से हमको शुद्ध AC प्राप्त हो जाएगी। फिल्टर करने से इसका जो AC पार्ट है वो फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें AC पार्ट भी है और DC पार्ट भी है। जो पल्सेट कर रहा है वो दैट इज AC पार्ट, और नीचे का भाग इसका DC पार्ट। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं ड्यू टू फिल्टर, और इस प्रकार प्योर DC हमको इससे प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये हमारे जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं ये रेक्टिफायर के लिए काम में आते हैं। और हम जानते हैं कि हमको हमेशा AC को DC बनाना पड़ता है। हमारे कंप्यूटर चलते हैं AC में लगाते हैं, लेकिन DC से चलते हैं। हमारे मोबाइल्स DC से चलते हैं। हमारे बहुत सारी मशीनें ऐसे हैं जो DC से ही चलती हैं, बट वी चार्ज देम विद AC। तो ये AC वो कन्वर्ट करता है, रेक्टिफाई करके DC बना देते हैं, उसी DC का हम इस्तेमाल करते रहते हैं। फोटोडायोड, ये फोटोडायोड NP संधि है, मेड ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स, वर्क्स अंडर रिवर्स बायस। इसको रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, यानी P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से। दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड। दैट कंडक्टिविटी ऑफ जंक्शन
इंक्रीजेस बाय फॉलिंग लाइट ऑन इट। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड है इस जंक्शन रीजन में, इस जो डिप्लीशन लेयर का हिस्सा है, इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेकअप होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में और होल्स इधर चले जाते हैं, और इस प्रकार से इसके अंदर करंट बहती है, क्योंकि यहाँ पर होल्स बढ़ जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और इसमें करंट का प्रवाह होगा, रिवर्स करंट बहेगी, क्योंकि रिवर्स जोड़ा गया है, और इसमें जो पैदा हो रहे हैं जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वो रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ जो पैदा होंगे रिवर्स वोल्टेज लगा है, इसलिए होल्स इधर को आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, और इस प्रकार इसके अंदर से एक रिवर्स करंट बहती है। अब इसमें जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स वो तब पैदा होंगे जब उसको ऊपर पड़ने वाले फोटॉन, उसकी ऊर्जा, जो यहाँ पर मटेरियल है उसका जो गैप है, जो एनर्जी गैप है Eg, उससे ज़्यादा होगी। अगर फोटॉन की ऊर्जा एनर्जी गैप से ज़्यादा होगी तो फिर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स यहाँ पैदा होंगे। अगर लाइट यहाँ नहीं पड़ती तब भी बहुत थोड़े जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनके कारण जो धारा बहती है, बहुत थोड़ी धारा बहती है, नेग्लिजिबल धारा बहती है, लेकिन बिकॉज देयर इज नो लाइट एंड देयरफॉर दैट करंट इज नोन एज डार्क करंट। अब जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती जाती है, लाइट के फ्लक्स के बढ़ने के साथ साथ करंट का मान भी इसमें बढ़ता जाता है। I1, I2, I3 निगेटिव करंट बहती जा रही है, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो ये जो करंट है दैट डिपेंड्स अपॉन दी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी तो हुआ इसका काम करने का, कैसे काम करती है ये, लेकिन इसका उपयोग क्या है। चूँकि इसका ये जो करंट के पैदा होने का काम है ये बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए ये बहुत फास्ट ऑन और ऑफ में भी काम करती है। ये ऑप्टिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वे बहुत ही फास्ट काम हमारे फोटो डायोड द्वारा होता है। डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, जो ऑप्टिकल सिग्नल है एक तो उनका पता लगता है, ऑप्टिकल सिग्नल होगा तो इसमें करंट पैदा होगी, करंट को देख के हमें मालूम हो जाएगा कि ऑप्टिकल सिग्नल आर प्रेजेंट देयर। डीमॉड्यूलेशन ऑप्टिकल सिग्नल्स, ऑप्टिकल सिग्नल को जब ये डिटेक्ट करती है तो उसका डीमॉड्यूलेशन भी कर सकती है। स्विचिंग लाइट ऑन एंड ऑफ, ये लाइट को ऑन और ऑफ, यानी अगर इसमें करंट, इसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ा तो करंट नहीं बहेगी, करंट नहीं बहेगी तो स्विच ऑफ हो जाएगा, करंट बहेगी स्विच ऑन हो जाएगा। तो ये स्विचिंग के काम में आता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स में इसका उपयोग करते हैं। हाई स्पीड और स्पीड, जो स्टेबिलिटी है लॉजिक सर्किट्स का, हमारे गेट्स हैं, जितनी भी गेट्स हैं हमारे, आर है, एंड है, नाट हैं, इन सभी गेट्स के जो स्पीड है और उसकी स्टेबिलिटी है, उसमें इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, आजकल हम अपने घरों में जो बल्ब यूज़ करते हैं सब एलईडीज ही यूज़ कर रहे हैं। तो एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड है क्या? दे आर नॉट बल्ब बट दे आर डायोड्स। ये जो डायोड हैं इनका जो डोपिंग होती है, एनपी संधि जो बनती है, जो एन और पी हैं उनकी जो डोपिंग है, जो उनमें इम्प्योरिटी मिलाई गई है, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। दीज आर डीपली डोप्ड। सामान्य जो एनपी डायोड्स बनते हैं उससे ज़्यादा डोप्ड रहते हैं, और ये फॉरवर्ड बायस में जैसे जोड़े जाते हैं ट्रांजिस्टर्स, उसी तरह से इनको हम जोड़ देते हैं। सिंपल उसी तरह से इनको हम जोड़ते हैं। ये डायोड है, एक कंट्रोल रेजिस्टेंस लगाया,
और इसको भी जोड़ दिया। फॉरवर्ड बायस में इसको जोड़ते हैं। फॉरवर्ड बायस में जोड़ने पर इसके अंदर करंट बहती, जो इसका जंक्शन है, अगर इसका जो वोल्टेज लगाया है, अगर ये जो पोटेंशियल बैरियर से कम है, तब तक इसमें करंट नहीं बहती, नेग्लिजिबल करंट बहती है लगभग, यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं बहती। इसको हम कहते हैं इनएक्टिव, दिस इज इनएक्टिव। ये इनएक्टिव रीजन है। ये VF है जो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर है, और जैसे पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा हुआ, एक बारगी करंट बहती है। ये एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन। इसी में करंट बहती है। जब करंट इससे बहती है तो इसके जंक्शन पर बहुत सारे मैग्नेटिक कर्सर इकट्ठे हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जब करंट बहेगी तो इसके जंक्शन के ऊपर, ये जंक्शन है, यहाँ होल्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होल्स इधर को चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर को चलते हैं, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। इस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए, इस दिशा में होल पहुँच गए, तो ये तो इस दिशा में मैग्नेटिक कैरियर हैं, ये इस दिशा में मैग्नेटिक कैरियर हैं। तो कैरियर, जो मैग्नेटिक कैरियर्स का कंसंट्रेशन जंक्शन पर इस साइड और उस साइड में बढ़ जाता है। जिधर होल्स हैं यानी पी साइड में, इधर से इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तेजी के साथ, इनका कंसंट्रेशन बढ़ा, दे आर मैग्नेटिक कैरियर ऑन दिस साइड। और होल्स इस दिशा में पहुंच गए, दे आर मैग्नेटिक कैरियर ऑन दिस साइड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक कैरियर्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस नियर द जंक्शन, दे कंबाइन विद देयर काउंटर पार्ट्स। तो ये आपस में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके कंबाइन करने, जब ये कंबाइन नहीं किए, जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो ये एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है Eg के बराबर, कम से कम Eg के बराबर एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएगा और तब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन होल से मिल जाएगा, वापस जाएगा, काउंटर पार्ट से अपने मिल जाए, तो जो एनर्जी इसको फ्री होने में लगती थी वो एनर्जी इसकी रिलीज हो जाएगी। वो एनर्जी ही फोटॉन्स के रूप में, लाइट के रूप में, रेडिएशंस के रूप में बाहर निकलती है। तो ये एनर्जी है जो हम यहाँ पर बाहर निकलती है। अब ये एनर्जी फोटॉन के रूप में, रेडिएशंस के रूप में निकलती है। अब ये भी अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमको दिखाई पड़ेगी नहीं दिखाई पड़ेगी, ये लाल रंग का है कि पीला रंग का है कि नीले रंग का है, किस रंग का प्रकाश है, इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हमने एलईडी को बनाने में किया है। एलईडी को बनाने में जिस तरह का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह के सेमीकंडक्टर्स का, उस तरह के कलर, यानी उस तरह की एनर्जी, उतनी एनर्जी मिलेगी, उस तरह का हमको लाइट प्राप्त होगी। तो ये एनर्जी है जो यहाँ पर रिलीज होती है व्हेन द मैग्नेटिक कैरियर्स कंबाइन विद ईच अदर। तो कंबाइन करने का ये मतलब हुआ कि अगर ये प्रोसेस हमारे दिमाग में हो कि जब ये अलग होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेकअप, या ये कहिए कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जब ये वापस कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या वापस अपने होल से संयोग करेगा, तो वो एनर्जी इसकी रिलीज हो जाएगी। तो वही एनर्जी है जो बाहर निकलती और हमको प्राप्त होती है। दिस इज द वे हाउ एलईडी वर्क्स। अब इस एलईडी में कनेक्शन ये बना हुआ है कि ये जो बैटरी लगी हुई है, हम अपने घरों में बिजली से चलाते हैं, बिजली का वोल्टेज को ज़्यादा ना रहे इसलिए वहाँ पर रेजिस्टेंस उसमें भी लगे रहते हैं, सर्किट लगा रहता है, करंट कितनी बह रही है इसको हम देख सकते हैं।
तो ये तो एक का कनेक्शन हुआ। अब यहाँ से इसमें से ये लाइट निकलती है, यही लाइट है जो इसमें से बाहर निकलती है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये वास्तव में जो लाइट निकलती है, ये निकलती वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा से कोवैलेंट बांड जुड़ा खुला था। अब जब पुनः जुड़ा कोवैलेंट बांड तो ऊर्जा बाहर रिलीज हो गई। ये जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हैं ये इसके अंदर के धारा को कंट्रोल करता है, क्योंकि ज़्यादा धारा अगर इसमें बहेगी तो ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा करंट को, ज़्यादा वोल्टेज को ये टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया हमारी एलईडीज़ क्या हैं। एलईडीज़ बहुत ही इफिशेंट है, 3 to 5 टाइम्स एफिशिएंट दैन द ट्रेडिशनल बल्ब। जो ट्रेडिशनल लाइट देने वाले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे लगभग 3 से 4-5 गुना ये ज़्यादा एफिशिएंट है। छोटे बहुत हैं, लाइफ इनकी बहुत है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ फ्यूज होने वाला नहीं है, ये सॉलिड है, इसके अंदर कोई फिलामेंट नहीं लगा है कि जो फ्यूज हो। नेली मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो लाइट निकलती है वो वेरिएबल नहीं कि कम फ्रिक्वेंसी से अधिक फ्रिक्वेंसी तक की निकले, बहुत ही पतली फ्रिक्वेंसी का जो बैंड है निकलता है, यानी नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है। तो ये तो हुआ इसकी विशेषताएं हैं, इसकी अच्छाइयाँ हैं। और ऊर्जा कम लेती है, ये बहुत ही कम ऊर्जा लेती है। इसका इस्तेमाल हम बर्गलर अलार्म में करते हैं कि कोई चोर है या कोई आदमी अनवांटेड पर्सन कहीं घुसा तो ये बर्गलर अलार्म में घंटी बजने लगेगी, हम मालूम हो जाएगा। ऑप्टिकल कंप्यूटर की मेमोरी बनाने में काम में आता है। कंप्यूटर और कैलकुलेटर्स में जो अक्षर दिखते रहते हैं, लिखे रहते हैं, जो अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले जो दिखता रहता है उसको बनाने में काम में आता है। और ये एलईडीज़ रिमोट कंट्रोल में जो इंफ्रारेड हैं एलईडी हैं वो हमारा टीवी का या और चीज़ जो हमारे रिमोट कंट्रोल है उनमें ये काम में आता है। सोलर सेल, सोलर सेल्स का इस्तेमाल आजकल तो जगह जगह हो रहा है, गाँव में भी हो रहा है, सब जगह लोग कर रहे हैं। सोलर सेल वास्तव में ये भी जंक्शन डायोड है। ये जंक्शन डायोड इस प्रकार का है कि जिससे आसानी से जो हमारा विजिबल लाइट है उससे इसमें जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स है पैदा हो सकें, यानी जिसके लिए ईजी का मान, एनर्जी गैप का मान इतना हो कि वो जो हमारा विजिबल लाइट है उसकी एनर्जी के क्षेत्र में हो, यानी लगभग 1.2 से लेकर 1.5 तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होना चाहिए। तो इसके लिए वैसे सिलिकॉन का इस्तेमाल होता था, आजकल गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इनके जंक्शंस को बनाने के लिए। इनमें कोई हमको बाइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो इसमें करंट पैदा करना है। करंट पैदा करने के लिए लाइट इसमें जो पड़ेगी उसको ये करंट में चेंज करेगा, इसलिए हमको बाहर से कोई करंट लगाने की, कोई सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो these are used unbiased, these are used unbiased, इसमें बाइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिंबल है, इसका P है, ये इसका N है, ये लाइट है। अब इसमें होता क्या है, एक बहुत ही पतली स्टिप P सेमीकंडक्टर की होती है, जिसकी की मोटाई लगभग 0.2 माइक्रोमीटर है, बहुत पतली। ये P है, ये जो पतली सी दिख रही है ये इसका P सेमीकंडक्टर है। और उसकी नीचे N सेमीकंडक्टर 300 माइक्रोमीटर मोटाई की पत्ती लगी है और ये आपका जंक्शन बना हुआ है। दिस इज द NP जंक्शन। दिस, इसके नीचे एक मेटल की प्लेट लग गई है जो कैथोड का काम करती है, और इस प्लेट के ऊपर एक मेटल की पत्ती है, लेकिन ये काट करके फिंगर टाइप बना दी गई है, जिससे कि इसके ऊपर लाइट जाए और लाइट इसके ऊपर पड़े। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स और होल पैदा होंगे, इसलिए इसको फिंगर लाइक रचना बना दी गई है। दिस इज लाइक फिंगर। इसका एनोड है, ये भी मेटल की बनी हुई है। तो ऊपर का मेटल एनोड है, नीचे का मेटल कैथोड है। हम समझ गए एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब नेगेटिव। जब इस पर लाइट पड़ती है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इसमें पैदा होते हैं।
कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे एट द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवार्ड्स n and holes move towards p, and this way here are electrons, here are holes. अब अगर इनको बाहर से जोड़ दें किसी बैटरी से तो ये हमारी करंट यानी एक्सटर्नल पर सर्किट में करंट बहेगी और वो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। या अगर बैटरी नहीं चार्ज कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी बल्ब में लगा रखा है, जो डायरेक्ट किसी पंखे में लगा रखा है, तो उससे होकर के जाएगी करंट और वो पंखा या वो बल्ब कार्य करेगा। तो इस तरह से ये जो हमारा सोलर सेल है ये वर्क इस तरह से करता है। हम इसको बहुत सारे, ये तो एक छोटा सा पॉइंट हमने दिखाया, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं इकट्ठी कर दी जाती हैं हाई वोल्टेज पैदा करने के लिए, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। पैनल का मतलब छोटे छोटे सोलर बैटरियाँ उसमें जुड़ी रहती, जैसे ये बैटरी है। तो दिस इज सोलर सेल। इस तरह की जाने कितनी बैटरियाँ जोड़ करके इन सीरीज एंड पैरेलल बहुत सारा सोलर पैनल बना दिया जाता है, और वो उससे जितनी हमारे घर की लाइट, हम इतने वोल्ट की लाइट और इतनी अधिक मात्रा में लाइट पैदा कर सकते हैं। तो ये है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ रिमोट एरियाज़ हैं, हमारे देश के पहाड़ के एरियाज़, जंगल के एरियाज़, जहाँ पर बिजली की लाइनें नहीं गई, जाना भी इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो वहाँ पर उन रिमोट एरियाज़ में इन सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा सकती। छोटे छोटे वहाँ पर वो पंप चलाए जा सकते हैं, पानी की व्यवस्था हो सकती है। छोटे छोटे कारखाने हल्के फुल्के चलाए जा सकते हैं। तो रिमोट एरियाज़ के लिए बहुत उपयोगी। सैटेलाइट जो हमारे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जितनी भी मशीनें उस पर लगी रहती हैं, वो सारी मशीनों का ऑपरेशन बैटरी से होता है, और दोज बैटरीज आर चार्ज बाई दीज सोलर सेल्स। हमारे वो कैमरे, हमारे वो कंप्यूटर्स, वाट एवर इज़ देयर, सब कुछ उसी से ऑपरेट होते रहते हैं। तो ये सैटेलाइट्स में भी इनका उपयोग होता रहता है। इसके अलावा अब आजकल तो ये भी है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा यूज़ सोलर सेल्स का हो, जिससे कि पॉल्यूशन ना हो। बिजली के पैदा करने में पॉल्यूशन पैदा होता है, इसमें पॉल्यूशन का कोई भी चांस नहीं है। सूरज से इफराद हमको ऊर्जा मिलती रहती है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और उसका इस्तेमाल हम अपने जिस तरह से चाहें उस तरह कर सकते हैं। तो ये सोलर सेल्स, एक तो वो उनको बहुत ज़्यादा हमको मरम्मत की ज़रूरत नहीं, उनको देख रेख की कोई ज़रूरत नहीं है, वो धूप में पड़े रहते हैं, कोई ख़राब होने का चांस नहीं, और उससे पॉल्यूशन का भी कोई झंझट नहीं है। तो ये तो हो गया इतना कि जो ये शॉर्ट वीडियोस थे सीबीएसई बोर्ड के लिए। परीक्षाओं का अभी कोई पता नहीं है परीक्षा कब तक होने वाली है, लेकिन फिर भी पढ़ाई एक ऐसा प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। जितना भी हुआ उसमें शार्ट में हम लोग अपने कोर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, कम से कम टाइम में हम उसको रिवाइज़ कर लें। आप सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हो, सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी कोई निश्चित नहीं है। दूसरी चीज़, केवल हमारी बोर्ड की परीक्षाएं ही नहीं, बहुत सारे कंपटीशन के हैं और बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हमको तैयार रहना है। तो हम निरंतर पढ़ाई करते रहें, अपने न्यूमेरिकल्स के और थ्योरी के फार्मूलों को याद करते रहें, उनके आधार पर न्यूमेरिकल्स का अभ्यास करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दैट्स ऑल।